नेसेसरी ईविल यानी ऐसी बुराई जिसके सिस्टम को जरूरत है। लेकिन कोई बुराई कितनी भी जरूरी हो, अगर लिमिट से बाहर हो जाए तो जिस सिस्टम को उसकी जरूरत थी उसी को खा जाती है। ऐसी एक नेसेसरी ईविल है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं महंगाई। अर्थशास्त्र का हिसाब किताब कहता है कि डेवलपमेंट के लिए थोड़ी बहुत महंगाई होना ज़रूरी है, तभी देश में महंगाई का एक मानक भी तय किया गया है। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर महंगाई 2 से 6% के बीच रहे तो बात ठीक है, चिंता की बात नहीं है, तभी देश में जीडीपी बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेंगे। लेकिन जब ये महंगाई ज़्यादा हो जाती है तब इसी उद्योग और जीडीपी को तबाह करने लगती है। ऐसा बहुत से देशों में देखने को मिला है, तभी महंगाई नापने का सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए देश में कई तरीके हैं, उनमें से एक है सीपीआई। हाल ही में सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े सामने आए। इसके मुताबिक जून 2024 में महंगाई दर 5.08% थी, जो पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा थी। इसके अलावा खाने पीने के सामान के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले महीनों में होने वाली सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी थी, सबसे बड़ी बढ़ोतरी। लेकिन इस बीच एक और बात सामने आ गई, महंगाई के आंकड़ों में फ़र्क की बात। पिछले साल सीपीआई के मुताबिक जब महंगाई 5% के ऊपर थी, तब जीडीपी डिफ्लेटर के मुताबिक महंगाई सिर्फ 1.7% थी, जिससे लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। तो आज विस्तार से इन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है ये सीपीआई, इसकी गणना कैसे की जाती है और सरकार की ही गणना में महंगाई के अलग अलग आंकड़े क्यों नजर आते हैं जब जीडीपी डिफ्लेटर की बात आती है। इसीलिए हम समझेंगे जीडीपी डिफ्लेटर के लोचे को। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को सरल तरीके से समझाने वाली हमारी रोजाना की सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं किन तरीकों से देश में महंगाई दर को नापा जाता है। महंगाई दर को नापने के मुख्यतः 3 तरीके हैं: कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर। तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे। शुरुआत करते हैं सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। फुल फॉर्म हमने बता ही दिया, उपभोक्ता यानी किसी वस्तु या सेवा के लिए पैसे का भुगतान करने वाला कंज्यूमर। सी पी पे आते हैं प्राइस यानी किसी चीज की कीमत, और इंडेक्स मतलब लिस्ट, सूचकांक। तो सीपीआई क्या हुआ? देश में वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें कुल मिलाकर कितनी बढ़ी या घटी, वो पता चलता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई से। भारत सरकार का सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हर महीने सीपीआई के आंकड़े जारी करता है। लेकिन देश भर में इतनी सारी चीजें तो बनती हैं और बिकती भी हैं, किसका दाम किस महीने कितना बढ़ा या घटा, ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए सरकार ने एक तरीका निकाला और इसे हम मॉल और ट्रॉली के उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी मॉल में आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज मिलती है। मान लीजिए आपके घर के पास एक मॉल है जहाँ सब मिलता है, सुई से लेकर ट्रक तक। मगर जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तब सारे सामान को ट्रॉली में या कार्ट में नहीं भरते, आप वही सामान लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। उसी तरह सीपीआई निकालने वाली सरकारी एजेंसी एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये संस्था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसके पास भी एक बास्केट है, ट्रॉली है। कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर यह नज़र रखती है, फिर उनकी कीमत में होने वाले अंतर का आकलन करती है। एजेंसियां अपनी टोकरी में ऐसे प्रोडक्ट्स को चुनती हैं अपने बास्केट में जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। इस बास्केट को सीपीआई बास्केट कहते हैं। इसमें लगभग 450 वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है, जैसे अनाज है, सब्जी है, दूध है, बिजली है, कपड़े हैं। आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ आइए। जब आप शॉपिंग करते हैं तब आप हर सामान की क्वांटिटी ज़रूरत के हिसाब से चुनते हैं। जैसे 10 किलो चावल अगर बड़ा परिवार है, 2 टी-शर्ट्स, कपड़े तो ज़्यादा लगते नहीं हैं, 3-4 किलो सब्जी अगर एक हफ्ते के लिए आप ले रहे हैं। यानी अगर चावल या सब्जी का भाव बढ़ेगा तो आपकी जेब पर ज़्यादा असर होगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा चाहिए। कपड़े तो आप साल भर में 4 या 5 बार ख़रीदते हैं और पहनते हैं। पहनते रोज़ हैं, ख़रीदते 4 बार हैं। लेकिन सब्जी या दूध की ज़रूरत आपको रोज़ पड़ती है। खाने वाले सामान की खपत भी ज़्यादा होती है। इन चीज़ों के दाम बढ़ने से लोगों पर ज़्यादा असर पड़ेगा, यानी महंगे कपड़ों से ज़्यादा नुकसान आपका करेगी महंगाई जब वो महंगी सब्जियां मार्केट में आने लगेंगी। यानी सारी चीज़ें एक समान नहीं हैं।
इसीलिए सभी 450 प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक बराबर नहीं माना जाता है सीपीआई में भी। उपभोक्ताओं की ज़रूरत और खपत के हिसाब से उन्हें अलग अलग वेटेज दे दिया गया है। यहाँ पर एक और अंतर सामने आता है, शहरों और गाँव में रहने वालों की जीवन शैली एक जैसी नहीं होती जा रही है, लेकिन अभी भी फर्क है। ये फर्क उनकी ज़रूरतों में आपको दिखता भी है, उनकी प्राथमिकताएं भी थोड़ी भिन्न होती हैं। इसे आसान करने के लिए एनएसओ ने क्या किया, शहरों और गांवों के लिए अलग अलग लिस्ट बनाई। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीपीआई रूरल, इसमें 448 वस्तुओं और सेवाओं को रखा गया। शहरी क्षेत्र के लिए सीपीआई अर्बन, इसमें 460 वस्तुएं और सेवाएं हैं। फिर इन सबको मिलाकर 6 अलग अलग कैटेगरीज को बनाया गया। नंबर 1 फूड एंड बेवरेज, यानी खाने पीने से जुड़ी चीज़ें जैसे सब्जी है, दूध है, डेयरी उत्पाद, अनाज, दाल वगैरह। दूसरे नंबर पर पान तंबाकू जो खाते हैं उनके लिए। नंबर 3 है कपड़े और फुटवेयर। नंबर 4 है हाउसिंग। नंबर 5 है फ्यूल और लाइट मतलब ऊर्जा की बात हो रही है, पेट्रोल, डीजल, और लाइट से मुराद हुई बिजली। नंबर 6 पे है मिसलेनियस, इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन जैसी चीज़ें शामिल हैं। अब ये जानते हैं कि सीपीआई तैयार करते समय किसे कितना महत्व दिया जाता है। फूड एंड बेवरेज ऑब्वियसली पहले नंबर पर है। ग्रामीण क्षेत्र की बास्केट में इसका वेटेज 54.18% है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए ये सिर्फ 36.29% है। कुल सीपीआई में इसका वेटेज 45.86% है। पान तंबाकू शहरी क्षेत्र के मुकाबले इसका वेटेज ग्रामीण क्षेत्र की बास्केट में थोड़ा ज़्यादा है। कुल सीपीआई में इसका वेटेज 2.68% है। कपड़ा और फुटवेयर को कुल सीपीआई में 6.53% का वेटेज दिया गया है। हाउसिंग ये एक ऐसी कैटेगरी है जो ग्रामीण क्षेत्र के बास्केट में नहीं गिनी जाती है। शहरी क्षेत्र के बास्केट में इसका वेटेज 21% है, क्योंकि किराया, ईएमआई जैसे खर्च शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस तरह से सोचा गया है, इसी कल्पना पे इस वेटेज को रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग ईएमआई दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग हाउसिंग पे खर्च करते हैं, किराया वहाँ भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा ये एक अर्बन फिनोमेना माना गया जब सीपीआई की बात आई। पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के साथ मिसलेनियस कैटेगरी का वेटेज दोनों क्षेत्रों में तकरीबन बराबर है, क्योंकि स्कूलिंग और पेट्रोल अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत हर किसी को समान रूप से पड़ती है। शिक्षा ग्रामीण व्यक्ति को भी चाहिए, शहरी व्यक्ति को भी चाहिए, पेट्रोल डीजल दोनों बराबर से खपाते हैं। ये बात हुई जनरल महंगाई की, जिसमें अलग अलग वस्तुओं और सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा देश में खाने पीने के सामान की महंगाई नापने के लिए फूड इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट किया जाता है अलग से। थ्योरी की बात हुई, अब समझते हैं सीपीआई और फूड इन्फ्लेशन के आंकड़े बताते क्या है। जून 2024 में खाने पीने के सामान जैसे अनाज, सब्जी वगैरह में 9.36% की बढ़ोतरी हुई। मतलब इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो 109.36 पैसे की हो गई, यानी 110 रुपये ही मान लीजिए आप। जून 2024 में सीपीआई 5.08% थी, यानी इस बास्केट में आने वाली सभी चीज़ों के दाम में तकरीबन 5% की बढ़ोतरी हो गई, उससे थोड़ा ज़्यादा ही। ये एवरेज है, कुछ चीज़ों की महंगाई ज़्यादा बढ़ी, कुछ चीज़ों की महंगाई कम बढ़ी, और शायद कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई होंगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर शहरी क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा थी। ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई 5.66% थी, वही शहरी क्षेत्रों में महंगाई 4.39% थी। देश में सबसे ज़्यादा महंगाई ओडिशा में बढ़ी, यहाँ भी चोट ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज़्यादा थी। दूसरे नंबर पर बिहार का नाम था, उसके बाद कर्नाटक का नंबर था। अब आपको बीते साल के डेटा पे अभी लेके चलते हैं। अप्रैल 2023 में सीपीआई की दर 4.70 थी, जबकि इसी महीने फूड इन्फ्लेशन 3.84% था। जबकि 2023 के जुलाई और अगस्त के महीने में सीपीआई और फूड इन्फ्लेशन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। आपको स्क्रीन पर चलते चार्ट में ये साफ नजर आ रहा होगा कि सीपीआई जनरल तो सरकार के बताए 4 से 6% वाली लिमिट में ही रहा, लेकिन फूड इन्फ्लेशन पिछले साल जुलाई से अभी तक ज्यादातर 8.5% के ऊपर रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि खान पान जो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है, फंडामेंटल है, उसकी कीमत लगातार साल भर में तेजी से बढ़ी है। ये तो बात हुई महंगाई नापने के एक तरीके की। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, जैसे CPI उपभोक्ता के लेवल पर चुनिंदा चीज़ों के दाम में आए हुए बदलाव को दर्शाता है, वैसे ही WPI में भी कुछ वस्तुओं का एक बास्केट बनाया जाता है और देखा जाता है कि होलसेल लेवल पर इनके दामों में कितना बदलाव हुआ। इस डेटा को भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हर महीने रिलीज करता है। CPI और WPI में काफ़ी फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क है प्रोडक्ट्स की वेटेज का। CPI में जहां एक तरफ खाने पीने के सामान को सबसे ज़्यादा वेटेज मिलती है, वहीं WPI में सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग को दी जाती है। दोनों के प्रोडक्ट बास्केट में भी काफ़ी फ़र्क है। जैसे CPI में वस्तुएं और सेवाएं
दोनों गिनी जाती हैं, जबकि WPI में सिर्फ वस्तुओं के दाम की गणना की जाती है, सर्विसेज को होलसेल में नहीं लिया जाता। इसी वजह से महंगाई के आंकड़ों में भी फर्क आता है। जैसे जून 2024 में CPI के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खुदरा महंगाई 5.08% की दर से ऊपर जा रही थी, वहीं WPI के मुताबिक सिर्फ 3.36% की महंगाई थी। हालांकि पिछले 16 महीनों में WPI के हिसाब से सबसे ज्यादा महंगाई इसी महीने में थी। अब समझते हैं महंगाई के तीसरे इंडिकेटर को, GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर यानी देश की रियल GDP और नॉमिनल GDP का फर्क। इस देश के लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं के दामों में भी बढ़ोतरी का पता चलता है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको रियल और नॉमिनल GDP को भी जानना पड़ेगा। कई बार बता चुके हैं इससे पहले आसान भाषा में, एक बार और जान लीजिए, कुछ नहीं होता। GDP यानी देश में होने वाला कुल उत्पादन, उसका जो मार्केट प्राइस हुआ, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो। अब एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए एक साल पहले देश में 100 किलो धान का उत्पादन किया जाता था, जिसका दाम 20 रुपए किलो था, तो GDP हुई 100 गुना 20, 2000 रुपए। अब दूसरे साल मान लीजिए कि 110 किलो धान होगा और इस साल धान का दाम भी 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हुआ, तब GDP कितनी हो गई? 110 गुना 25 यानी 2750 रुपए, 2750। पिछले साल के मुकाबले GDP में बढ़ोतरी कितनी हुई? 37.5%, 37.5%। इसी को कहते हैं नॉमिनल GDP। लेकिन यहाँ एक पेच है, इस बढ़ोतरी में एक बड़ा योगदान इन्फ्लेशन का है। दाम बढ़ने से GDP में बढ़त ज्यादा नजर आई। अर्थशास्त्रियों ने जुगाड़ निकाला सिर्फ उत्पादन की बढ़त जोड़ने का। ऐसे में प्रोडक्ट के दाम को फिक्स रखा जाता है, यानी दूसरे साल की GDP की गणना के लिए 110 को 20 से ही गुणा किया जाएगा तो GDP आएगी 2200। ये रियल GDP में ग्रोथ है, यानी देश के उत्पादन में असली बढ़त। असल में देश की GDP सिर्फ 10% से बढ़ी, न कि 37.5% से। इसे कहते हैं रियल GDP। नॉमिनल GDP और रियल GDP के बीच के फर्क को ही GDP डिफ्लेटर कहा जाता है। यानी इस उदाहरण के मुताबिक GDP डिफ्लेटर हुआ 25%, यानी महंगाई 25% बढ़ी। ये तो बात हुई उदाहरण की। अब देश का हाल समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साल 2023-24 का आंकड़ा कहता है कि GDP डिफ्लेटर सिर्फ 1.7% था, जबकि उसी समय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक महंगाई 5% के ऊपर थी। लेकिन सवाल यह है कि 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में इतना कम इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है? कुछ आंकड़ों में क्या गड़बड़ है? इसे समझने के लिए हमने बात की विशेषज्ञों से। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें नॉर्मली कोई नहीं है, क्योंकि जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो ये बताता है कि एज ए कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, इन दोनों की कीमतों में क्या हो रहा है। जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो सिर्फ जो है जो गुड्स हैं, जो कमोडिटीज हैं, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो, जैसे आटा दाल चावल हम कंज्यूम करते हैं, या वही चीज जब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने बिस्किट्स के रूप में या किसी और सीरियल के रूप में, या जो एडिबल ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, वो सपोज कीजिए सरसों को पीस कर उसको आप सरसों का तेल निकालते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्ट्स हुए, और उसके अलावा और तमाम जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को एक बास्केट उसका बनाया गया है जिसमें 500-600 से ज्यादा आइटम्स हैं, और उन सबको जो है एक इंडेक्स का फॉर्म दिया गया है। हर जो कमोडिटीज है उसको एक वेट दिया गया है, और उसके बाद जो है उससे हम WPI इंडेक्स बनाते हैं। एक तरीके से जो WPI है उसको हम प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं, कि प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको क्या कीमत चुकानी पड़ रही है अपने रॉ मटेरियल या और भी तमाम चीजें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। 1.5 साल 2 साल के दौरान जो है, खास करके कोविड के बाद, बहुत सारी जो कमोडिटीज हैं, चाहे वो तेल की कीमत हो, चाहे उसके अलावा अगर आप कोयले की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में देखें या फूड आइटम्स की कीमत देखें, तो इन सब की कीमतों में काफी गिरावट आई है पिछले 1 सालों में। और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो होलसेल प्राइस है
उसमें वो इजाफा नहीं दिखता है जो कि एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दिख रहा है। डिफ्लेटर एक किस्म का मिक्सचर है ऑफ सीपीआई एंड डब्ल्यू। अगर उन दोनों को कंबाइन करें तो डिफ्लेटर जो है वो इकोनॉमी में वो हर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी कीमतों का एक मोटा मोटा आकलन करता है। तो इसमें गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, चाहे वो कंज्यूमर को इफेक्ट कर रहे हो चाहे प्रोड्यूसर्स को इम्पैक्ट कर रहे हो, उन सब का वो एक एग्रीगेट है। तो वहां पे ये है कि अगर डब्ल्यूपीआई आपका नेगेटिव चल रहा है या डिफ्लेशन है और सीपीआई अगर आप 5% के आसपास चल रहा है, तो जब इन दोनों को आप मर्ज करेंगे तो डिफ्लेटर इस वजह से जो है, और उसमें भी जो है 60 तकरीबन 63 to 65% जो कमोडिटीज डब्ल्यूपीआई बास्केट में आती हैं वो आप के डिफ्लेटर में होती हैं, और तकरीबन जो बचे हुए हैं रफली अराउंड 43% के आसपास या 33% के आसपास वो जो है वो सीपीआई इंडेक्स से आती है। तो सीपीआई तो बढ़ रहा है पर डब्ल्यूपीआई अभी काफी कम है, और डब्ल्यूपीआई का जो ओवरऑल जो डिफ्लेटर है उसमें वेट ज्यादा है। तो ऐसे में जो ओवरऑल जो चीज निकल कर आती है वो ये आती है कि डिफ्लेटर जो है कहीं बीच में आके अटकता है, ना तो वो सीपीआई के बराबर होता है ना वो डब्ल्यूपीआई के बराबर होता है, कहीं बीच में फंसता है वो उसका एवरेज। तो ये था आसान भाषा में का आज का एपिसोड जिसे आकाश ने लिखा और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लर्न टॉप। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।